हमें भारत की टैलेंट को सपोर्ट करना है, स्वदेशी मूवमेंट को अपनाना है, अपनी टैलेंट की कदर करना बहुत जरूरी है। Please welcome Mr. Nilesh Shah. It's not about people, it's about attributes. दुनिया में मेहनत किए बगैर कुछ मिलना मुश्किल है। जिंदगी में पैसों के साथ साथ ऐसा काम करना चाहिए कि दुआएं भी मिले। मेरे पिताजी मिल मजदूर थे, तो जब टेक्सटाइल मिल्स में स्ट्राइक हुई तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत था, अभाव भी था। बट मेरी माताजी ने उनके देहांत के बाद लोगों के काम किए और हम लोगों को पढ़ने के लिए उत्सुक किया। बकरे की कत्ल करने के लिए कसाईयों की कमी नहीं रहती स्टॉक मार्केट में, तो हमने पैसा खो के अनुभव सीखा और फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया कि अगर मार्केट के मास्टर बनना है, अगर मार्केट में पैसा बनाना है तो नॉलेज पाना बहुत ज़रूरी है। उस समय जो म्यूचुअल फंड्स की जो सिचुएशन थी और आज जो है, ये थोड़ा आप हमें जर्नी बताइए कि कैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई। 2014 में 10वें स्थान पे थे, आज चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए, कुछ सालों में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। पहली बार हमने साउथ कोरिया से आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खड़ा कर दिया जी, और उसमें यूपीआई का योगदान सबसे ज्यादा है। तो अब सरकार ने 1 लाख करोड़ का R&D फंड बनाया है, उसके तहत हम एक्सपोर्ट पावर हाउस बन पाएंगे और एक्सपोर्ट करके हम विकसित भारत की राह पे आगे बढ़ेंगे। टोटल 2 लाख करोड़ की बचत होगी टैक्स पेयर्स के हाथ में और जीएसटी के पेयर्स के हाथ में। कुछ आप गाइडलाइंस दीजिए कि इस समुंदर में अगर गोता लगाना है तो उसके लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं? आप कहोगे शरद ये कैसी बात है, ऑफ कोर्स हम अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हैं। तो फिर आज के पॉडकास्ट के गेस्ट आपके काम के, क्योंकि ये 2 चीजों पे बड़ी बारीक नजर रखते हैं। एक तो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स पे और दूसरा इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे। और अगर इन 2 चीजों की हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली, इसको समझ लिया, तो फिर हमारी ग्रोथ तो गारंटीड है। प्लीज वेलकम द मैन हु हैज मास्टर्ड द मार्केट्स, द म्यूचुअल फंड्स एंड द माइंड ऑफ द इंडियन इन्वेस्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नीलेश शाह। नीलेश भाई, वेलकम टू द जी। थैंक यू शरद भाई। आपकी स्टोरी में पढ़ रहा था और उस स्टोरी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये भारत की स्टोरी से कितनी मिलती जुलती है। तो आई सेड कि ये पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आपके ज़िंदगी के हर पहलू को हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों में। थोड़ा हमें अपने परिवार के बारे में बताइए कि कैसा माहौल था घर में। हमारा छोटा परिवार था, मम्मी पापा, बड़ा भाई, छोटी बहन, कुछ 5 लोग, और हम लोग चौल सिस्टम में रहते थे। बॉम्बे में? मुंबई की चौल भारत की तरह है। हमारा जो उपला मंजिला था वहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा थे, फिर चौथे मंजिले पे गुजराती लोग थे, तीसरे मंजिले पे गुजराती, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन थे, दूसरे मंजिले पे क्रिश्चियन भी थे, गुजराती भी थे। हम लोग दूसरे मंजिले पे रहते थे। पहला मंजिला पूरा साउथ इंडियन का था एंड आंध्र निवास करके एक लॉज भी चलती थी वहाँ पे, तो बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आते थे साउथ इंडिया से। और ग्राउंड फ्लोर में दुकानें थी, तो दुनिया पूरे भारत के अलग अलग रहते थे। तो हमारा जो चौल था वो एक भारत का प्रतिबिंब था। एंड चौल सिस्टम में घर छोटे होते हैं बट दिल बड़े होती है भारतीयों की तरह। कहीं पे भी आप खाना खा सकते हैं, कहीं पे भी सो सकते हैं। हर फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करते थे और हर किसी का दुख भी साथ में बांट के जीते थे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जीवन में शुरू में अभाव रहा,
पिताजी का देहांत जल्दी हो गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ में? मेरे पिताजी मिल मजदूर थे, तो जब टेक्सटाइल मिल्स में स्ट्राइक हुई तो उसकी वजह से कंडीशंस उनकी डिटेरियोरेट हो गई, स्ट्रेस बहुत था, अभाव भी था। बट मेरी माताजी ने उनके देहांत के बाद लोगों के काम किए और हम लोगों को पढ़ने के लिए उत्सुक किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मदद की। चॉल सिस्टम में कभी भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आई, बिकॉज कोई ना कोई पड़ोसी देख लेता था और खाना आ जाता था। प्रिंसिपल थे स्कूल में, उन्होंने कहा जब तक तू कक्षा में अव्वल दर्जे पे आएगा मैं फीस भरूंगा। मेरी जिम्मेदारी। मुझे पक्का मालूम था कि अगर मैं नहीं भी आता तो भी वो फीस भरते, बट उन्होंने वो मोटिवेशन दिया कि आपको कक्षा में अव्वल आना है। माँ काम करते थे तो हम भी हाथ बटोरने लगे। तो जिंदगी संघर्ष वाली जरूर थी, बट कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम इसमें पार नहीं उतर पाएंगे। लोगों का बहुत ज़्यादा सहारा मिला, एंड मेरे हिसाब से यही चॉल सिस्टम की या भारत की प्रथा है कि हम गिरने वाले को कंधा दे देते हैं, धक्का नहीं मारते। घर छोटा हो बट दिल बड़े रखते हैं, एंड एक दूसरे के सहारे हम लोगों को आगे कर देते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। तो पढ़ाई में आप कैसे थे, और एज अ स्टूडेंट आपकी वो लाइफ कैसी थी? पढ़ाई में मतलब मैं अव्वल दर्जे पे आना मेरे लिए ज़रूरी था, बिकॉज तभी स्कॉलरशिप मिलती थी। किताबें खरीदने के ज़्यादातर पैसे नहीं थे, तो मैं लाइब्रेरी की किताबें, बोरोड किताब पे ही पढ़ता था। एंड जैसा मैंने कहा कि मुझे हर समय पे कोई ना कोई सहारा मिल गया। तो जब कॉलेज में आया तो लाइब्रेरियन ने देखा कि ये तो 1-2 महीने ही पढ़ाई करता है, बिकॉज मैं 10वीं से नौकरी करने लगा था। तो टाइम नहीं मिलता था। तो टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज दिन भर आप नौकरी करो, फिर जब एग्ज़ाम आती थी तब पढ़ने का ध्यान आता था। बट वो लाइब्रेरियन इतने अच्छे थे कि मेरे लिए सारी किताबें जमा करके रखते थे। बाकी स्टूडेंट को 7 दिन के लिए मिलते थे, मुझे महीने के लिए मिलती थी। और मैं उनका भरोसा हमेशा जताता था बाई टॉपिंग माई क्लास। कॉलेज में मैं ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ। मैं गुजराती मीडियम से गया था, इंग्लिश उतनी आती नहीं थी, थोड़ा संकोच था, थोड़ा डर था कि इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, और इंग्लिश की लैंग्वेज में ही मैं फेल हो गया। अच्छा। तो अगेन थोड़ा शॉक लग गया कि हम तो कभी आदत नहीं थी आपको? कभी आदत नहीं थी। स्कूल हमेशा टॉप करते थे, मतलब हमारे पेपर पे शिक्षक बाकी लोगों के पेपर चेक करते थे, उतना अच्छा लिखते थे। बट उसने थोड़ा जिकोड़ दिया, फिर पढ़ाई के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया। एंड 12वीं कैसे ध्यान दिया पढ़ाई? फिर इंग्लिश पे वर्क किया आपने? हाँ, मतलब इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जैसे तैसे आती थी वो इंग्लिश बोलना चालू कर दिया। इंग्लिश मूवीज़ आती थी तो वो कभी कभी देखने चले जाते थे। रैपिड एक्स का उस जमाने में जी। एक बुक चलती थी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। कपिल देव उनकी ऐड करते थे, तो वो भी हमने पूरा कर लिया। तो पूरा फोकस यही किया कि जो चीज़ नहीं आती है उसके पीछे पड़ जाओ और उसे मास्टर करो। एंड फिर 12वीं की कक्षा में मैं अपने कॉलेज में टॉप किया और बीकॉम में भी टॉप किया। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज़ सामने आई कि ये जब आप पढ़ते थे तो आपने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ना शुरू की और वहीं से इकोनॉमिक्स का प्यार शुरू हुआ। ये सच बात है? डेफिनेटली। तो इकोनॉमिक्स पहली बार सब्जेक्ट आया 12th में, एंड देन कॉलेज के बीकॉम में भी आया, फिर सीए में भी आया। एंड गुज्जू भाई है तो पैसा और मार्केट ये तो आपके खून में है। बट 91 में जब एक स्टॉक मार्केट में तेजी आई थी, मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, तो ऐसा लगा कि रातों रात अमीर बन सकते हैं। आज स्टॉक लो, कल बेचो, पैसा घर पे आएगा। और वहाँ पे जैसा नॉर्मली होता है, आप सारा पैसा खो के एक्सपीरियंस पाते हैं। तो तब वहाँ पे समझ आया कि लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कितने ज़रूरी है सीखने, ताकि आप मार्केट को समझ पाए। तो उस टाइम आपने कोई टिप के बेसिस पे किया? कैसे, मतलब क्या किया आपने एग्जैक्टली? वो टाइम पे समझ कुछ थी नहीं,
तो जो टिप आती थी न्यूज़पेपर में आसपास में लोगों से सुन के, मेरी आर्टिकलशिप बराबर दलाल स्ट्रीट के पीछे थी। अच्छा, तो वहाँ पे जो सुनते थे उसे लोग मिल जाते होंगे अलग अलग एडवाइस देने वाले। मतलब बकरे की कत्ल करने के लिए कसाईयों की कमी नहीं रहती स्टॉक मार्केट में। तो हमने पैसा खो के अनुभव सीखा और फिर पढ़ाई पे ध्यान दिया कि अगर मार्केट के मास्टर बनना है, अगर मार्केट में पैसा बनाना है, तो नॉलेज पाना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। तो उसके बाद सीए टॉप किया शायद आपने? यस, तो सीए में अगेन लाइक रैंक आना ही बहुत है, बट यू नो टॉप हो गए। कभी वो एम नहीं था, बट आ गया तो कोई वांधा नहीं। बट सीए टॉप होने में एक जो मुझे मतलब लगता है जिसने सपोर्ट किया, हम लोग पेटिट लाइब्रेरी में पढ़ने जाते थे बम्बई में जी। सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे और रात को जब वो लाइब्रेरी बंद करते थे 8 साढ़े 8 बजे तब निकलते थे। नॉर्मली सीए में 5-10% लोग पास होते हैं। पेटिट लाइब्रेरी में मेरे पहले के बैच में, मेरे बैच में, मेरे पीछे के बैच में जिनको मैं जानता हूँ, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट आता था। अच्छा। अगेन अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो उस ग्रुप में 40-50 लड़के थे, बात करते थे, सॉल्व हो जाती थी। एक दूसरे की समझ के सहारे, एक दूसरे के सहारे हम लोग सीए की एग्ज़ाम में इस तरह पास हो पाए। क्या बात है। और फिर आपका पहला इंटरव्यू, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बताइए हमें। सो अगेन जब सीए में आप टॉप करते हो तो बहुत सारी कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर या इंटरव्यू लेटर भेजती है। तो वैसे ही मैं एक बड़ी कंपनी में गया था, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया। फिर उनके जो एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और उन्होंने मेरी ज़िंदगी की रुख बदल दी। उन्होंने कहा कि देख बेटा, अगर आप यहाँ पे आके नौकरी करोगे आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी एंड ये जॉब अच्छी है, बट तुम्हारे पास जो प्रतिभा है उसका उपयोग तब अच्छा होगा जब आप जाके फाइनेंशियल मार्केट में काम करेंगे। आज फाइनेंशियल मार्केट ओपन हो रही है, ये 90 का दशक था, लिबरलाइजेशन आ रहा है। आप फाइनेंस मार्केट में जाके नौकरी ढूंढिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि सर अगर मुझे फाइनेंस मार्केट में नौकरी नहीं मिली तो वापस यहाँ पे आप ले लेंगे? बोला ये अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हारे लिए वैलिड रखूँगा, बट अपनी तकदीर आप फाइनेंस मार्केट में जाके आजमाओ। उन्होंने मुझे जो राह दिखाई उसके ऊपर चल के मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्या बात है। तो जो पहली कंपनी आपने ज्वाइन की वो कौन सी थी? सो सबसे पहले मैं आईसीआईसीआई में ज्वाइन हुआ, मर्चेंट बैंकिंग डिवीज़न में। मैं सीए में टॉपर था, तो थोड़े पंख लगा के पहुंचा था और वहाँ पे जाके देखा मेरे से कितने ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग थे और कितने हम्बल थे। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैंने अपने आर्टिकलशिप डेज में कंप्यूटर क्या है वो देखा भी नहीं था। आईसीआईसीआई में हम कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और लोगों ने मुझे सिखाया कि कैसे कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है। तो बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे जिन्होंने मुझे राह दिखाई, मुझे ट्रेन किया, मुझे मार्केट के बारे में समझाया। एंड सबसे ज़्यादा जो एक सीख मिली कि कभी गुरूर नहीं रखना चाहिए। हमसे भी प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो हमसे हम्बल होते हैं, नम्र होते हैं। तो आईसीआईसीआई ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई। क्या बात है। उस समय जो म्यूचुअल फंड्स की जो सिचुएशन थी और आज जो है, ये थोड़ा आप हमें जर्नी बताइए कि कैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है। सो आईसीआईसीआई में 7 साल काम करने के बाद मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ज्वाइन हुआ। उस वक्त जो मूवमेंट हुई थी वो पैसों के लिए हुई थी कि टेम्पल्टन मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुत अच्छा पैसा दे रही थी, तो हमने जंप मार दिया जी। उस समय म्यूचुअल फंड की रेप्यूटेशन उतनी अच्छी नहीं थी। मॉर्गन स्टैनली करके म्यूचुअल फंड में लोगों का अनुभव बहुत ख़राब हुआ था। ये साल होगा, ये हुआ था 90 के अगले 90 के दशक में, 92-93 के आसपास, और मैं 97 में टेम्पल्टन ज्वाइन किया। जी। तो कई बार हम निवेशक के पास जाते थे
और जैसा उन्हें पता चलता था कि हम म्यूचुअल फंड से, वो हमें भगा देता था। तो ये बहुत बुरा लगता था। उसी समय मेरी मतलब अरेंज मैरिज थी, तो शादी भी हुई। मेरी वाइफ कॉलेज में प्रोफेसर थी। अच्छा। तो कहीं रेस्टोरेंट में खड़े हैं तो कोई बच्चा आके हमें सीट दे देता कि मैम आप बैठिए। कभी सिनेमा देखने गए तो लाइन लगती थी उस समय, कोई लड़का आके टिकट दे देगा कि मैम आप लोग चले जाइए, हम लोग लाइन में वापस खड़े रहेंगे। तो मैं हमेशा सोचता था कि देखो प्रोफेसर है तो कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, और हम फंड मैनेजर हैं, हम जाते हैं लोग हमें भगा भी देते हैं। तो जिंदगी में कुछ ऐसा काम करेंगे कि लोग हमें रिस्पेक्ट दें। इज्जत मिले। और हमने 97 से पैसा मैनेज करना चालू किया। ब्याज की दरें 14% थी, वो 5% हो गई। तो 97 से लेके 2004 में हमने इतनी अच्छी तरह से पैसा मैनेज किया लोगों का कि टेम्पल्टन बिकेम सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इन द कंट्री आफ्टर यूटीआई। मेरा एक फिक्स्ड इनकम ड्यूरेशन फंड था, वो 6,000 करोड़ का फंड बन गया। एंड लिटरली लोग हमारी बातों का यकीन करते थे। वो कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत बहुत विश्वास आ गया। हमने मॉर्गन स्टैनली की जितनी भी नेगेटिविटी थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी। 2000 में टीएमटी बबल हुआ, वहाँ पे अगेन म्यूचुअल फंड उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना करना चाहिए। हमने बहुत सारे एनएफओ लॉन्च किए जहाँ पे लोगों ने पैसे लगाए, और जब आईटी स्टॉक्स गिरे तो लोगों को 50, 60, 70, 80% नुकसान हुआ। फिर कॉन्फिडेंस हिल गया। लोगों का इक्विटी म्यूचुअल फंड से कॉन्फिडेंस हिल गया। तब मैं डेट फंड मैनेजर ज़्यादा था, वहाँ पे लोगों का विश्वास बना रहा। 2004 में मुझे याद है कि 10 ईयर यील्ड 5% के आसपास थी। लोग अंधाधुंध पैसा लगाना चाहते थे, और मुझे लगा कि अब तो फिक्स्ड इनकम मार्केट में रिटर्न आना मुश्किल है। ब्याज की दरें ऊपर जाएगी, लोगों को एक्चुअली नुकसान होगा। जो 2000 में टीएमटी बबल में हुआ, वही 2004 में फिक्स्ड इनकम में हो सकता है। हमने लोगों को कम्युनिकेट करना चालू किया कि आप हमारे फंड से रिडम्पशन करिए। किसी को इक्विटी में शिफ्ट किया, किसी को लिक्विड फंड में शिफ्ट किया। हमने भारत का पहला फ्लोटिंग रेट बॉन्ड फंड लॉन्च किया, जबकि फ्लोटिंग रेट मार्केट एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। न सिर्फ मैं, बट मेरे जैसे सारे फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर्स ने ये मैसेजिंग की। हमारे मैनेजमेंट ने हमें बैक किया। कभी ये नहीं कहा कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, अपने फंड से लोगों को रिडम्पशन करने की क्यों सलाह दे रहे हैं। क्लाइंट फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, इसके ऊपर हमने फोकस किया। मेरा 6,000 करोड़ का ड्यूरेशन फंड तकरीबन 95% गिर गया, लेकिन क्लाइंट ने पैसा बनाया। जब हमने क्लाइंट का इंटरेस्ट फर्स्ट रखा, तब जाके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की नींव रखी गई। आज उसी नींव पे ये 75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी। 5 करोड़ से ज़्यादा निवेशक आज हम पे विश्वास करते हैं। तो जो भी काम करें, अपने कस्टमर का ध्यान रखिए। अगर वो फलेंगे फूलेंगे, अपने आप आपका ग्रोथ आ जाएगा। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो अपने वोटर्स का ध्यान रखिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने कस्टमर्स का ध्यान रखिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने मालिक और कंपनी के हितों का ध्यान रखिए। उनके हितों को अपने हितों से सर्वोपरि बनाइए, अपने आप आपका ग्रोथ हो जाएगा। क्या बात है, इतनी पावरफुल इंसाइट आपने बताई कि अगर हम कस्टमर का हित सोचें तो हमारा हित अपने आप हो जाएगा। वक्त लग सकता है, बट यू विल गेट देयर। Yes. एंड वो सॉलिड होगा, उसमें कोई फिर यू टर्न नहीं होगा। यस, दैट इज सो अमेजिंग। आपको सिखाने वाले गुरु अलग अलग फेज में आते रहे। जैसे एक बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी में पढ़ रहा था कि किसी ने आपको लक्ष्मी और सरस्वती का रोल बताया वेल्थ जनरेशन। वो थोड़ा हमें बताइए, वो कौन थे और क्या वो एनेक्डोट था? सो जब 90 के दशक में स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा खो दिया, तब अकल आई कि भाई इस तरह पैसा नहीं बनेगा किसी के टिप के सहारे, हमें खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उस समय दलाल स्ट्रीट में थोड़े ओल्ड ब्रोकर रहते थे। वो डगला पहनते थे, वाइट जरा लंबा सा कोट, धोती और डगला पहन के वो घूमते रहते थे। रास्ते में कहीं पे वहाँ पे एक ललित करके होटल होती थी, द्वारका करके होटल होती थी। ये कई बार वहाँ पे बाहर खड़े रह के वो अपना ज्ञान देते थे।
तो वहाँ पे एक डगलाधारी काका ने ये कहा था कि देख बेटा, हम लोग दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी पूजन दिवाली के दिन करते हैं, बट यहाँ सरस्वती पूजन रोज करना पड़ता है। कंपनी के रिसर्च करो, कंपनी के फंडामेंटल समझो। लक्ष्मी माता के वहाँ पहुँचने का रास्ता सरस्वती माता की अर्चना से निकलता है। तो ये एक बहुत सिंपल बात थी, बट तब से लेके आज तक जहन कर गई कि अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, अगर मेरे पास विजडम नहीं है, तो मुझे मार्केट में पैसे बनाने का कोई हक नहीं है। मेरा पैसा तब बनेगा जब मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा नॉलेजेबल रहूँगा और ज़्यादा स्मार्ट रहूँगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। एक और पोएम ने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट किया, वो गुलाल वाली, वो बताइए क्या किस्सा है? गुजराती में एक कवि है मकरंद दवे करके, उन्होंने एक पोएम लिखी है, गमतू मलिए तो गुंजे ना भलिए, गमतू मरे तो गुंजे ना भरिए, गमता नो करिए गुलाल। अगर आपके पास कोई चीज़ है स्पेशल, तो उसे अपनी जेब में मत डालिए, उसको सबके साथ बांट मिल के खाइए, बांटने से बढ़ेगा। तो जब मैंने धीरे धीरे करके मार्केट को मैनेज करके पैसा बनाने की तरकीब सीख ली, तो एक चॉइस थी कि मैं अपने लिए पैसा बनाऊं, इतनी मेहनत नहीं करूं, सिर्फ अपने पैसे ढंग से मैनेज करूं तो पैसे बन जाएंगे। दूसरा था कि नहीं, आप म्यूचुअल फंड में लगे रहें और आपके पास जो नॉलेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोगों के लिए पैसे बनाइए। तो मैंने वो दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मेरी जॉब मुझे बहुत अच्छे पैसे देती है, मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ, बट उस जॉब में कंस्ट्रेंट्स भी उतनी ही हैं। मैं पैसा निवेश नहीं कर सकता किसी स्टॉक में जो हमारी कंपनी रिसर्च करती है। तो मुझे लगा कि बहुत सारे पैसे कमा के क्या करूँगा, उससे अच्छा है कि अपनी फाइनेंशियल सुरक्षितता डेफिनेटली मैं सिक्योर कर लूँ, बट फिर अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करूँ। आज तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा हम मैनेज करते हैं। 35 करोड़ रुपए से शुरुआत की थी, आज 25 सालों के अंदर 35 करोड़ से 6 लाख करोड़ पहुँचे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जो पहले रिस्पेक्ट मेरी वाइफ को मिलती थी एज अ प्रोफेसर, वो आज मुझे एज अ फंड मैनेजर मिलती है। कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं और कोई बुजुर्ग आके सर पे हाथ रख दे क्या बात कि बेटा तेरे फंड में इन्वेस्ट किया, इसलिए देख यहाँ पे जा रहे हैं। तो उस दौलत का जो मज़ा है वो करेंसी नोट में नहीं है। वो जो दुआएं आपको मिल रही हैं, यस, उसकी जो एफडी है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न है। गजब है, क्या बात है। अच्छा नीलेश भाई, another thing that there is a lot of conversation and there is a lot of positivity, it is the next gen GST reforms. तो इस बारे में एज एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? एक पिछले 11 सालों में हमने सप्लाई साइड रिफॉर्म्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई, लिक्विडिटी और क्रेडिट अच्छी की, बैंकिंग सिस्टम ठीक की। इस वजह से कैपेसिटी बन गई। हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तकरीबन 70 से 75% के बीच में पिछले 11 सालों से रहा है। अब हमें डिमांड साइड सपोर्ट देना है कि डिमांड बढ़ेगी तब ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यूज़ होगा। तो सबसे पहले बजट में हमने 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स रियायत दी टैक्स होल्डर, टैक्स पेयर्स को। उसके बाद ये जीएसटी का रिफॉर्म्स है जिसमें इस साल 50,000 करोड़ की रियायत नेट बेसिस पे, अगले साल से 1 लाख करोड़। अगले साल टोटल 2 लाख करोड़ की बचत होगी बोरोअर, टैक्स पेयर्स के हाथ में और जीएसटी के पेयर्स के हाथ में। उसके बाद 8th पे कमीशन आ रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों को अगेन एक ज़्यादा आवक मिलेगी। ये इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, 8th पे कमीशन मिला के देश के उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा रखेगा। अब इस पैसे को हम कहाँ खर्च करें वो हमारे ऊपर है। अगर हम थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर छुट्टी मनाने चले गए तो इस बचत का भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। बट यही पैसा हमने शिमला, जयपुर
या गोवा में खर्चा किया तो ऑटोमेटिकली देश को बढ़ावा मिलेगा। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं उसके तहत हम उपभोक्ताओं के हाथ में पैसा रख रहे हैं ताकि वो कंज्यूम करे और एक वर्चुअस साइकिल चालू हो जाए। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन होगी उतना यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, नई जॉब्स क्रिएट होगी, नया कंजम्पशन होगा, ये साइकिल चलती रहे। ये 11 साल पहले क्यों नहीं किया? अगर सप्लाई नहीं खड़ी करते और डिमांड खड़ी कर देते तो महंगाई बढ़ जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। आज सप्लाई है, अब डिमांड खड़ी अब ये कर logical रहे हैं next तो process है। महंगाई नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। और इसीलिए आज अगर आप हिंदी फिल्म देखें तो अब विलन फूड की ब्लैक मार्केटिंग नहीं करता जो कालीचरण या रोटी कपड़ा मकान में होती जी, थी। जी। अब हीरोइन ये गाना भी नहीं गाती कि महंगाई मार गई। तो ये दिखाती है कि हमने महंगाई के ऊपर काबू एक प्राप्त step कर लिया है। हमने पार कर लिया, एक पड़ाव पार कर लिया। अब जीएसटी रिफॉर्म में दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज है, हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट की है। हमारी इकोनॉमी में पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी थी। लोग अभी भी ये बिलीव करते हैं कि अगर मैं टैक्स भरूंगा तो वो क्वीन विक्टोरिया को जाएगा। आज तक उन्हें समझ में नहीं आया कि भारत आज़ाद हो चुका है और अगर वो टैक्स भरेंगे तो भारत सरकार के पास जाएगा। जीएसटी में हमने प्रोसेस इंप्रूवमेंट करके इस प्रकार की टैक्स चोरी के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल कर दिया है। तो एक इससे कंप्लायंस बढ़ेगा, दूसरा इससे कंजम्पशन बढ़ेगा और वर्चुअस साइकिल चालू हो जाएगी। क्या बात है। एंड it will have a rollover effect. It will have a cascading effect. Cascading effect on that. Absolutely. बहुत बढ़िया। आपने बात की कि हमारा रोल क्या है एज एन सिटीजन। अगर हम अपने कस्टमर पे या हम अपने काम को अच्छे से परफेक्शन के साथ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ वे ऑफ सर्विंग द नेशन। और हमने देखा है जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए उन्होंने हर चीज़ को एक जन आंदोलन बना दिया और अब द सिटीजन्स एट लार्ज फील कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका भी एक रोल है सरकार में, नेशन बिल्डिंग में। आपने ये चेंज महसूस किया है हमारे देश में? अनडाउटेबली। शरद भाई, एक किस्सा कहने चाहूँगा। आज अमेरिका एक डेवलप नेशन है। 1929 में वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था। लोगों को खाने पीने के लिए मुश्किलें हो रही थी। जी। अब डिप्रेशन में से बाहर निकलना है तो करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी। उस जमाने में डॉलर गोल्ड बैक था, तो डॉलर प्रिंट करने के लिए सोना चाहिए, सोना खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। 1933 में उनके राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने गोल्ड को नेशनलाइज कर दिया। अगर किसी अमेरिकन के पास सोना निकला तो उस जमाने में उनके ऊपर $10,000 का दंड था। अब दंड के डर के मारे या नेशन के प्रति निष्ठा के मारे अमेरिकन्स ने अपना सोना अमेरिकन सरकार को दे दिया। इस सोने की इतनी खरीदारी हुई कि यूएस फेड के पास 8,000 टन सोना हो गया, जो आज की तारीख में भी दुनिया में सबसे सर्वाधिक है किसी सेंट्रल बैंक के पास। उस सोने के आने से वो डॉलर प्रिंट कर पाए और अपनी इकोनॉमी को बाहर निकाल पाए। तो उसका फाउंडेशन एक्चुअली ये बन गया, ये सोना। एक एक अमेरिकन सिटीजन ने जो अपना सोना दिया, वेडिंग रिंग भी निकाल के दी, उसके ऊपर अमेरिका की डेवलप्ड इकोनॉमी खड़ी हो गई। हमारे भारत में बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जब हम आज़ाद हुए तो अंग्रेज़ों ने हमें काफ़ी हद तक शोषित किया था। 150 साल से हमारी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ नहीं आई थी। 25% शेयर था हमारा ग्लोबल जीडीपी में, वो अंग्रेज़ों ने लूट के 1% के ऊपर कर दिया था। 1962 में चाइना के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ी, 65 में पाकिस्तान के साथ, और इसने हमारे रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को बहुत कम कर दिया। जी। उस समय में भी भारतीय लोग सोने की आयात करते थे। मोरारजी देसाई जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट रिलीज किया। भारत में किसी का गोल्ड नेशनलाइज नहीं किया, किसी के मंगलसूत्रों को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ एक गुजारिश की कि इससे ज़्यादा गोल्ड आप मत खरीदिए, इससे ज़्यादा गोल्ड में आप निवेश मत करिए,
कोशिश यही थी कि हम गोल्ड की आयात को कम कर पाएं, ताकि जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो हम अनाज की आयात में लगा सकें, डिफेंस इक्विपमेंट की आयात में लगा सकें। लोगों ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट को पानी में घोल के पी गए, गोल्ड स्मगलिंग की, गोल्ड की काला बाजारी की, बट गोल्ड आयात करना नहीं छोड़ा। भारत का प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज गोल्ड की आयात में स्मगलिंग के जरिए, हवाला के जरिए निकलते गए। शायद आज इसीलिए हम डेवलपिंग नेशन हैं। बट प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोगों को सहभागी बनाया है, जी, गैस कनेक्शन के लिए उन्होंने अपील की, 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय ने अपनी जो कंसेशनल गैस कनेक्शन मिलता था वो रिलीज़ कर दिया। जैसे गांधी जी ने आज़ादी के लिए हर भारतीय को प्रोत्साहित किया था, बिल्कुल उसी तरह अब आर्थिक आज़ादी के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीयों को उत्सुक किया है। और हम वो गोल्ड कंट्रोल एक्ट जैसी गलती नहीं करेंगे, तब भारत एक विकसित भारत बन पाएगा। क्या बात है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रोड मैप बन रहा है, उसकी बात हो रही है, तो इसके पिलर्स क्या हैं नीलेश भाई? सो शरद भाई, एक तो लीडरशिप चाहिए, दूसरा सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। जनरल बहुत अच्छा हो बट सिपाही कमज़ोर हो तब भी युद्ध नहीं जीता जा सकता, और अगर जनरल कमज़ोर हो और सिपाही बलवान हो तब भी युद्ध नहीं जीत सकते। बिल्कुल। तो लीडर और सिटीज़न, इनका पार्टिसिपेशन होना बहुत आवश्यक है। बट इसके साथ साथ और 3 चीज़ें चाहिए। 50, 60, 70, 80, 90 के दशक में भारत की टैलेंट बाहर चली जाती थी। इसीलिए आज आप फॉर्च्यून 500 कंपनी के CEO को देखें, बहुत सारे भारतीय हैं, बहुत सारे आविष्कार भारतीय कर रहे हैं, बट अमेरिका में, यूरोप में, हमें इस टैलेंट को भारत में रखना है। एक किस्सा कहने चाहूँगा। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय करके एक साइंटिस्ट हैं। 80 के दशक में उन्होंने डबल PhD हासिल की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में, एक यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से, एक यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो से। जी। उस जमाने में जो बाहर गया वापस नहीं आता था, बट डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय अलग मिट्टी के थे तो वापस आ गए सेवा करने। यहाँ पे उन्होंने भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अलियास कनुप्रिया अग्रवाल का आविष्कार किया। जी। ये दुनिया की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइसिया ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरो स्कॉटलैंड में आविष्कार हुई थी, उसके तकरीबन 67 डेज के आफ्टरवर्ड्स इंडिया में हुई। लुइसिया ब्राउन के जो जनक थे डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, उनको नोबेल प्राइज मिला, रिकग्निशन मिला, मान सम्मान मिला। जी। हमने डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के टैलेंट को अनदेखा नजरअंदाज कर दिया, उनको इतना निरुत्साह कर दिया जब उन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की कि ऐसा थोड़ी होता है, कि 4 साल के अंदर उन्होंने आत्महत्या कर दी। अच्छा। एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट जिसे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, हम लोगों ने इतना उन्हें परेशान कर दिया कि उन्होंने सुसाइड कर ली। ये गलती हम नहीं दोहरा सकते। हमें भारत की टैलेंट को सपोर्ट करना है, स्वदेशी मूवमेंट को अपनाना है। जब कोई भारतीय उद्योगपति पहली गाड़ी बनाएगा तो वो इंडिका जैसी बनेगी, मर्सिडीज जैसी नहीं बनेगी। बट अगर हम लोग इस इंडिका को खरीद के सपोर्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल वो मर्सिडीज जैसी गाड़ी भी बना लेंगे। तो स्वदेशी अपनाना, अपनी टैलेंट की कदर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, टैलेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप कैसे काम कर पाएंगे। मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में हमने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर डबल कर दिया। रोड, पोर्ट, टेलीकॉम, पावर, एयरपोर्ट, मेट्रो, ये दुगने से ज़्यादा हो गए हैं। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी थोड़ी कमी है, बट वहाँ पे भी बड़ी तेज गति से काम हो रहा है। तो टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन ग्रोथ खड़ा करेगा। और फाइनली बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। पहले क्या था कि अगर आपके माँ बाप के पास पैसा है तो आप बिजनेसमैन बन सकते थे। जी।
कुछ लोग बगैर पैसे भी बिजनेस कर पाए, बट वो बहुत ही कम थे। अब कैपिटल आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। आपके पास बिजनेस आइडिया हो तो प्राइवेट इक्विटी फंड है, वेंचर कैपिटल फंड है, सरकार ने 2 लाख करोड़ के R&D फंड बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैपिटल प्रदान करती हैं। ये जो त्रिवेणी संगम है, टैलेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और कैपिटल का, ये विकसित भारत निर्माण करेगा जिसकी नींव लीडरशिप और सिटीजन्स ने रखी है। क्या बात है। तो बात करते हैं लीडरशिप की। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप रही है, आपने काफ़ी करीब से देखा है, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? सो मैं सबसे पहले मोदी जी को मिला जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। हम 5-6 लोग फंड मैनेजर गए थे मिलने के लिए और उनके साथ तकरीबन 2-2.5 घंटे बैठ के बातें करी। अच्छा। तो मैंने उन्हें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया था कि मोदी जी, बाहर वाले जब आते हैं हमें कहने के लिए कि देखो चाइना में इस तेज गति से ग्रोथ हो रहा है, तो मैं उन्हें गुजरात का एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना ने अपनी अंडर वैल्यूड करेंसी रखी, पर्यावरण की चिंता नहीं की, बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाए, IPR की चोरी की और उसके तहत उन्होंने ग्रोथ खड़ा किया। गुजरात में हमने ऐसा कुछ नहीं किया, न ऑटोक्रेसी की, न पर्यावरण को प्रदूषित किया, न कोई बहुत ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिला, न हमने अंडर वैल्यूड करेंसी रखी, न हमने IPR की चोरी की। लेकिन फिर भी चाइना से ज़्यादा ग्रोथ हमने गुजरात में खड़ा कर दिया। तो भले दुनिया चाइना मॉडल को देखे, बट हमारे लिए तो गुजरात मॉडल भी है। और उन्होंने बड़े प्रसन्नता से उस चीज़ को सुन लिया। तो वो एक पहली इम्प्रेशन थी कि आप 2-2.5 घंटे बैठ के इनके साथ किसी भी चीज़ पे बात कर सकते हैं और हर सवाल का उन्होंने बड़ी आसानी से जवाब दिया। उसके बाद फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तब मिलना हुआ। तो एक उनके 7 लोक कल्याण मार्ग रेसिडेंस पे गए थे। अच्छा। पहली बार प्रधानमंत्री के आवास में जा रहे थे तो थोड़ी झिझक थी, थोड़ा डर था, नर्वसनेस थी। और जब हमारा सबका इंट्रोडक्शन हो रहा था तो शायद वो देख पाए कि ये थोड़ा बच्चा नर्वस है। तो जैसा मेरा नाम आया तो उन्होंने तुरंत कहा कि अरे नीलेश भाई, तो मुझे पहले भी जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब मिले थे और मेरे को इकोनॉमी के बारे में समझाते थे। मतलब वो जो उन्होंने बात कही तो ऑटोमेटिकली सारा डर निकल गया, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर एक बार मुझे एक मौका मिला था 1-on-1 उनके साथ प्रेजेंटेशन करने का इकोनॉमी के बारे में। कॉन्फिडेंस तो तब आ गया था कि अब उनसे डर नहीं लगता। बट जब आप 1-on-1 बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन 1 घंटे के लिए करना है, तो मैं थोड़ा वापस नर्वस हो गया। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नीलेश, ये इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, तो धीरे धीरे बता। उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, बट मेरी नर्वसनेस देख के मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि तुम धीरे धीरे बताओ। वो स्टूडेंट बन गए। मैं स्टूडेंट बन गया। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप चाहे कितना भी छोटा आदमी हो, आप उसे सपोर्ट करते हैं, उसकी नर्वसनेस दूर करते हैं। और जब भी उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की तब वो बड़ी ध्यान से हमारी बातें सुनते हैं। अभी पिछले महीने मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो, क्रिकेट में जब खिलाड़ी खेलता है तो उसे लगता है कि वो अच्छा ही खेल रहा है, लेकिन जो कमेंटेटर है, एक्सपर्ट है स्टेडियम में, वो बता सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। मैं यहाँ पे आप लोगों से सुनने आया हूँ, हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उस क्वार्टर में भारत ने 7.8% GDP ग्रोथ दी। छक्के चौके मारे थे, छक्के चौके मारे। फिर भी फीडबैक। तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह बैटिंग करने के बाद अगर वो ये कहे कि आप बताइए हमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, तो फिर आप मतलब उस महापुरुष को सिर्फ नतमस्तक प्रणाम कर सकते हैं कि उन्हें भारत की कितनी चिंता है, एक पैशन है कि मुझे भारत को विकसित भारत करना है। 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, हमें विकसित भारत बनाना है। क्या बात है। और शायद इसी वजह से आप जैसे प्रोफेशनल्स जो अपने स्पेस के डोमेन एक्सपर्ट्स हैं,
आप मोटिवेटेड हो जाते हैं टू गो बियॉन्ड द कॉल ऑफ योर ड्यूटी? अनडाउटेबली मैं तो ये मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी राम सेतु बनाने जैसा भगीरथ कार्य कर रहे हैं। जब राम भगवान लंका के लिए ब्रिज बना रहे थे, राम सेतु बना रहे थे, तो उन्हें मदद करने के लिए बहुत सारे लोग थे। हनुमान जी थे, नील थे और कुछ गिलहरी भी थी। छोटी छोटी गिलहरी छोटे छोटे स्टोन्स उठाती थी और वो ब्रिज में, सेतु में डालती थी। तो कुछ लोगों ने राम भगवान से शिकायत की कि ये गिलहरी हमारे पाँव में आ जाएगी, क्रश हो जाएगी, तो आप उन्हें बोलिए कि ये छोड़ दें। और राम भगवान ने कहा कि देखो, आप अपनी शक्ति के अनुसार बड़े बड़े स्टोन्स उठा रहे हैं, गिलहरी अपनी शक्ति के अनुसार छोटे छोटे स्टोन उठा रही है, तो आपके कंट्रीब्यूशन और उनके कंट्रीब्यूशन में कोई अंतर नहीं है। और कहते हैं राम भगवान ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया, तो आज भी उनकी 5 उंगलियों के निशान गिलहरी पे दिखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी राम सेतु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अविकसित भारत से विकसित भारत का। उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे महारथी हैं जो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। हम छोटी छोटी गिलहरियाँ हैं जो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार छोटे छोटे स्टोन उठा के उस सेतु बनाने में मदद करते हैं। किस दिन भारत विकसित भारत हो जाएगा तो हम भी गर्व से कह सकेंगे कि भले छोटा ही सही, बट हमने भी अपना योगदान दिया है। क्या बात है, ये आपकी ह्यूमिलिटी का सबूत है नीलेश भाई। हम सब जानते हैं द कंट्रीब्यूशन दैट यू मेक इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द काइंड ऑफ एक्सपर्टीज दैट यू ब्रिंग टू द टेबल, बट देयर इज सो मच टू लर्न इन योर ह्यूमिलिटी। थोड़ा बात करते हैं सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में, और मैं चाहता हूं कि आप उसका एक एनालिसिस हमें दें कि क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं और आगे क्या और प्लानिंग है उसकी। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम, द जन धन स्कीम, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है और आगे आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? शरद भाई, आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? जी जी। बहुत लोग नहीं करते। तो मैं उनको हमेशा यही कहता था कि जो लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, अगर मैं उनको प्रूव करके दूं कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, तो आप मेरे म्यूचुअल फंड में निवेश करना। लोग उस झांसे में फंस जाते थे। फिर मैं उन्हें कहता था कि देखो, एक ज़माना था भारत में जब घोस्ट रेशन कार्ड होते थे, घोस्ट स्टूडेंट होते थे जो स्कूल में पढ़ते थे, वो एग्जिस्ट नहीं करते थे बट भूतिया थे। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमने किया, जो आधार किया, जो हमने जनधन अकाउंट किए, उस वजह से ये भूतिया लोगों में कमी आ गई। जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही कोई लेके जाता था, उसमें कटौती हो गई, बहुत सारी कटौती हो गई। आज उसी वजह से पिछले 11 सालों में हमने उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जो पहले 60 सालों में नहीं कर पाए थे। तो एक एक पैसे का अब हिसाब हो रहा है, सही आदमी को वो पैसा पहुंच रहा है, और इसके लिए आधार के जरिए आइडेंटिफिकेशन, जनधन के जरिए बैंक अकाउंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सही लोगों के पास सही समय पे सही मात्रा में पहुँचे, उस वजह से जो सेविंग्स हुई है उसी को इन्वेस्ट करके हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जी, क्या बात है। Another thing जो which gets talked about is the UPI revolution. तो how उसको आप कैसे देखते हैं और आगे आपको क्या दिखता है? एक कंसेप्ट होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। लक्ष्मी चंचल है, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं जी। और इकोनॉमिक ग्रोथ में वेलोसिटी ऑफ मनी का बहुत बड़ा योगदान है। किसी की स्पेंडिंग किसी की आवक बन जाती है, जितनी वो साइकिल चले उतना ग्रोथ ज़्यादा रहेगा। अब आप जब करेंसी नोट से इकोनॉमी में वेलोसिटी लाने की कोशिश करते हैं तो वो उतनी तेज गति से नहीं घूमता, बट यूपीआई के जरिए, डिजिटल पेमेंट के जरिए आप उसे बहुत तेज गति से घुमा सकते हैं। जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ग्रोथ बढ़ेगा। अगर हम देखें तो 1947 में हमारी पर कैपिटा जीडीपी जापान से आगे थी। जी। जापान को तो 2 एटम बम ने ध्वस्त कर दिया था।
1960 में हम और साउथ कोरिया एक दूसरे के आसपास थे। हमें अंग्रेजों ने लूटा था, साउथ कोरिया भी वैसे ही ऑक्यूपाइड था। हमारा विभाजन हुआ, वैसे ही कोरिया का विभाजन हुआ। और हमें तो मतलब भगवान ने काफ़ी ब्लेस किया है, बड़ी फर्टाइल ज़मीन है, वातावरण अच्छा है। साउथ कोरिया तो पहाड़ी देश है, वातावरण भी काफ़ी मुश्किल है, चैलेंजिंग है। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के बराबर थे। ये सारे देश आज हमसे बहुत आगे चले गए। हमने आगे बढ़े, लेकिन और हमसे तो छलांग मार के आगे चले गए। पिछले 11 सालों में हमने इन लोगों को पीछे रखना चालू कर दिया। 2014 में 10वें स्थान पे थे, आज चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए। कुछ सालों में तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। आज हम साउथ कोरिया जितना मैन्युफैक्चरिंग में करता है, उससे ज़्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गई है। हम 1.4 बिलियन पीपल है, वो नहीं है, बट फिर भी पहली बार हमने साउथ कोरिया से आगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खड़ा कर दिया जी। तो ये सारी जो ग्रोथ आ रही है पिछले 11 सालों की, इट इज़ द इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ मनी, और उसमें यूपीआई का योगदान सबसे ज़्यादा है। तो वो वही है कि जैसे मैच में जैसी स्ट्राइक रोटेट होने लगे तो सडनली स्कोर रन बनना आसान हो जाता है। तो ये यूपीआई ने ये खेल किया। यस, ब्यूटीफुल, क्या बात है। अब मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि एफडीआई के बारे में। हमने ये देखा है कि पिछले 10 से 11 साल में भारत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जिस तरीके से भारत को देखा जाता है, वो पूरा बदल गया है। देयर हैज बीन एन कंप्लीट सी चेंज एंड नाउ वी आर लाइक अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर मनी। तो ये जो चेंज है, इसके पीछे क्या ऐसा है कि हमारा अच्छा समय आ गया इसलिए हुआ, या देयर वर सर्टेन इनिशिएटिव्स एंड सर्टेन थिंग्स दैट वी डिड राइट जिस वजह से आज हम यहाँ खड़े? सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में माना है, जाना है और आचरण किया है। चाइना में बड़ी बड़ी कंपनियां गई, उन्होंने प्लांट लगाए, चाइना ने उसी प्लांट को लोकल में कॉपी कर लिया। जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते थे वहाँ पे भेज दिए, जो मशीनरी यहाँ पे बनी थी उसको रेप्लिकेट कर दिया। आज चाइनीज़ कंपनी उस क्षेत्र को डोमिनेट करती है। भारत ने कभी ये नहीं किया। हमारे यहाँ पे रेड कारपेट है, अतिथि देवो भव है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। भारत की जो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी है, इसकी मेजॉरिटी ओनरशिप फॉरेनर्स के हाथ में है। दुनिया का कोई देश इंक्लूडिंग अमेरिका इस तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं देता। इस तरह कोई देश अपनी कंपनीज को फॉरेनर्स के हाथ में नहीं रहने देता। हमने उन्हें अपनाया है। सेकंड, इस देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है। मारुति को देखिए, वो सुजुकी की सब्सिडरी कंपनी है। आज मारुति सुजुकी से ज़्यादा गाड़ियाँ बेचता है और भविष्य में भी उसका ग्रोथ सुजुकी से ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से सुजुकी का मार्केट कैप मारुति के मार्केट कैप से नीचे है। हमारे में कहावत है, बाप करता बेटो सवायो। हम इंडिया में वो प्रूव करके देते हैं कि आपकी सब्सिडरी कंपनी आपसे बड़ी हो सकती है। जहाँ पे आपको वेलकम मिले, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिले, जहाँ पे आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले, और जहाँ पे आप एक विदेशी होने के बाद भी अभिन्न हिस्सा बन जाए, तो ऑब्वियसली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। एक ही मतलब दुख की बात है कि हमने अपनी कहानी लोगों को नहीं बताई है। आज भी ग्लोबल मीडिया भारत की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सक्सेस की स्टोरियाँ शेयर करने से डरती है। जब हम लोगों को कहते हैं कि मारुति सुजुकी से बड़ी हो गई है, तो लोग अचंभित हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसी सक्सेस स्टोरी है। तो हमने परसेप्शन मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए।
ऑपरेशन सिंदूर में हमें पता है हमने दुश्मन के दांत कैसे खट्टे किए, लेकिन आज भी परसेप्शन अगर निवेशकों में देखा जाए तो उन्हें लगता है कि ये एक ड्रॉ मैच था। हमें विदेशी निवेशक, विदेशी सिटीजन्स, उनके साथ एंगेज होना पड़ेगा। हम कहीं पे ये मानते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, बट ये जमाना मार्केटिंग का भी है। भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, अतिथि देवो भव को मानता है, बट हमें लोगों को भी समझाना पड़ेगा। कहीं पे हम ये बिलीव करते हैं कि साइलेंस इज गोल्डन, बट वी मस्ट ऑल्सो अप्रिशिएट दैट वी हैव टू शाउट इफ यू वांट टू सेल। दैट्स ट्रू, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जिसकी वजह से आपको लगता है कि या 2 या 3 ऐसे इनिशिएटिव सरकार के विच यू थिंक आर स्टैंड आउट्स विच हैव हेल्प्ड गेट अस मोर एफडीआई? सो एक एंगेजमेंट, हमने बहुत सारी विदेशी कंपनियों के साथ एंगेजमेंट की है, उन्हें भारत के बारे में अवगत कराया है। और जैसे प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, टाटा मोटर्स का प्लांट सिंगूर से निकल रहा था, उन्होंने सिर्फ एक एसएमएस भेजा, सुस्वागतम, और टाटा मोटर्स साणंद में आके रुका। उन्हें सारी फैसिलिटी दी गई, पावर कनेक्शन, लैंड अलॉटमेंट, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स। 18 महीने के अंदर टाटा नानो रोल आउट होने लगी। चाइना में अब जाके टेस्ला 12 महीने में रोल आउट हुए। गुजरात में उस जमाने में 18 महीने में टाटा नानो रोल आउट हो गई थी। जो साणंद मॉडल है, जो उस वक्त गुजरात में था, आज पूरे देश में है। सेकंड, हमारी एक जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 1.4 बिलियन इंडियंस की है। दुनिया की ये सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट में गिनी जाएगी। हमने कभी देसी विदेशी के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। आप भारत में आए, आप उतने ही भारतीय हैं जितना यहाँ पे पैदा हुआ बंदा है। तो ये जो डोमेस्टिक मार्केट की एक्सेस हमने दी है किसी भी फेवर या फियर के बगैर, दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स। एंड फाइनली, भले हम अपना एफडीआई सक्सेस स्टोरी बात नहीं करें, बट लोग देखते भी तो हैं। तो जो समझदार लोग हैं वह भी भारत में निवेश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ पे वो 100 साल के लिए रह पाएंगे। चाइना में जाएंगे तो हो सकता है 15 साल में सरकार उन्हें ले ले। बिल्कुल। अच्छा, आप जब अपने ग्लोबल काउंटरपार्ट से बात करते हैं अपने फिनेंशियल सेक्टर के स्पेस में, तो क्या उनको हमारे देश में पिछले 10-11 साल में कोई चेंज दिखता है? उनका रवैया क्या बदल गया है हमारी तरफ? उनके साथ अब हम जब बात करते हैं तो इक्वल बेसिस पे बात करते हैं। अब उनसे डरते नहीं हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नम्रता हमें सिखाई गई है। लेकिन अगर वो गलत बोले तो उसे वहीं का वहीं खंडित करने का अब हमारे में एक विश्वास आ गया है। एंड यही रवैया हमने विदेशी निवेशकों में भी देखा है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी समझ रखते हैं भारत के बारे में, बारीकी से देखते हैं किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी तेज गति से ग्रो हो रही है जी। किस तरह आज पूरी दुनिया में एक झंझावात चल रहा है, बट भारत की नौका एकदम स्टेबल है। तो एक अप्रिशिएशन दिखने लगा है। अब उन्हें भी मालूम है कि हम भारतीय को इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। And they've started taking notes. Yes. क्या बात है। एक और चेंज जो हम अपने देश में देख रहे हैं वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। डीमैट अकाउंट्स में we've seen an exponential rise from 20 million to 130 million डीमैट अकाउंट्स। इसमें से बहुत सारे यंग इंडियंस हैं। we've seen a retail led bull run. मार्केट कैप जो है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स से 5.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। तो ये जो पैराडाइम चेंजेस आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हो और आगे आपको क्या दिख रहा है व्हेन यू लुक एट द इंडियन इकोनॉमी? सो शरद भाई, एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है,
उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। अब कुछ भारतीयों को समझ आ गया है, तो अब आईने की जगह पे चेहरा साफ करने लगे हैं। लेकिन बहुत सारे भारतीय आज भी आईने को साफ करने में लगे हैं। अब तक उन्हें ये समझ नहीं आया कि धूल चेहरे पे है। फॉर एग्जाम्पल, हमें सेविंग्स की आदत तो है, हमारा सेविंग्स रेट 30% से ज़्यादा ही रहता है, लेकिन उस सेविंग्स की निवेश करने में हम गलती कर देते हैं। 18 से 20 करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टो में ट्रेडिंग की, ये उम्मीद में कि अमीर बन जाएंगे। 20-22 करोड़ लोग गेमिंग में पैसा खर्चा कर रहे हैं। सेबी की रिसर्च कहती है 9 out of 10 रिटेल स्पेक्यूलेटर इन एफएनओ लूजेस मनी, बट 10 out of 10 को बिलीव करता है कि वो कोई और है, मैं नहीं हूँ। पॉन्जी स्कीम्स आए दिन आती रहती हैं। तो ये जो एक सेविंग्स का मिस एलोकेशन हो रहा है एफएनओ में, गेमिंग में, लॉटरी में, पॉन्जी में, क्रिप्टो में, ये क्विक मनी एडिक्शन है। आज हमारे आसपास कोई ड्रग एडिक्ट तो हम ढूंढ पाते हैं, बट क्विक मनी एडिक्ट को कैसे ढूंढें? उसे खुद को ये पता नहीं है कि मेरे में ये एडिक्शन है। वो अपनी फिनेंशियल सुरक्षितता दांव पे लगा देता है। बहुत सारे भारतीय अब एसआईपी के जरिए, असेट एलोकेशन के जरिए सही निवेश कर रहे हैं, भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट बहुत सारे भारतीय आज भी इस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आज मेरे पापा नहीं हैं, बट अगर वो होते तो मैं उनके पास जाता और कहता कि पापा, जब ये सारी अच्छी अच्छी कंपनियां इतने कम दाम पे अवेलेबल थी, तो आपने निवेश क्यों नहीं किया? आपने तब निवेश किया होता तो आज मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मेरे पापा कह पाते उस समय कि बेटा, उस समय हमें भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में उतना भरोसा नहीं था, न टेलीविज़न चैनल थे, न न्यूज़पेपर थे जो हमें भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में अवगत कराते। ऐसे टॉक शो भी नहीं थे जिन्होंने हमें कहा कि निवेश करना चाहिए। तो मैं शायद अपने पिताजी को माफ़ कर देता और कहता कि कोई वांदा नहीं पिताजी, अब मैं निवेश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करूंगा। आप सोचिए 2047 में आपके बच्चे आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे कि पापा आपने निवेश क्यों नहीं किया, मम्मा आप निवेश करने से क्यों चूक गए। अब बच्चों को क्या जवाब देंगे? आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगी भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने की। आप ये कहेंगे मैं एफएनओ ट्रेडिंग में पैसे उड़ाते रहा, मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में नुकसान करता रहा, मैं पॉन्जी स्कीम में निवेश करके आपका भविष्य दांव पे लगाता रहा। आपके बच्चों की रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत कम हो जाएगी। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी भारतीय ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेशन करिए। क्या बात है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक आपके इस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के बाद आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी कीन टू इन्वेस्ट। लेकिन उनका सवाल ये होगा कि इस ग्रोथ स्टोरी में कैसे इन्वेस्ट करें। कुछ आप गार्ड रेल्स, कुछ आप गाइडलाइंस दीजिए कि इस समुंदर में अगर गोता लगाना है तो उसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, आप अपनी हेल्थ के लिए फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेल्थ के लिए फैमिली एडवाइज़र बना लीजिए। आज भारत में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, जो आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार आपको एक फिनेंशियल प्लान दे पाएगा। उस फिनेंशियल प्लान का फिर आपको अमल करना है। शॉर्ट टर्म में कोई चमत्कार नहीं होगा, बट उस फिनेंशियल प्लान के तहत आपको लॉन्ग टर्म में सुरक्षितता प्रदान जरूर होगी। ये एक चीज़ नीलेश भाई हमारे साथ अक्सर होती है। कई बार हम एक ऐसा ट्रेंड आता है तो हम ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार जब मार्केट गिर जाता है तो हम बिल्कुल ही अपनी क्रीज में चले जाते हैं, कोई शॉट नहीं लगाते। तो इसका राइट तरीका क्या है? एक ही चीज़ है कि जब आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो आप ड्राइवर रख लेते हैं। हर किसी को एक सारथी चाहिए जो फाइनेंशियल मार्केट में नेविगेट करके आपको सही दिशा दिखाए। ये सारथी आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, आपका रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है।
और आजकल तो ऑनलाइन एडवाइस भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको एक सारथी की ज़रूरत है जो आपको राह दिखा सके। बहुत बढ़िया। मार्ग कठिन होगा, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर है तो गाड़ी पोर्टहोल में नहीं बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। गाड़ियों को पोर्टहोल से भी गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बैठे रहे तो आज नहीं तो कल मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और हम सब लोग अपने लिए फाइनेंशियल सुरक्षितता हासिल करेंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे, तो अपने आप देश भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की आपने बात कही, उसमें बैंकिंग सेटअप का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो वी हैव सीन अ रिवाइवल इन द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। हमने देखा है कि एनपीएस लगातार घटते चले जा रहे हैं एंड देव बीन सम सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स दैट हैव कम थ्रू। तो आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो शरद भाई, हम तो अब अपनी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक ही एग्जांपल लोगों को देते हैं कि जब कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली बैंक बैंक्रप्सी के कगार पे खड़ा था तो बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज घूमे, अमेरिका की 16वीं बड़ी बैंक एसवीबी बैंक्रप्सी की कगार पे। यहाँ बम्बई में एक छोटी सी कोऑपरेटिव बैंक है, श्यामराव विट्ठल बैंक, उनको एक प्रेस रिलीज देनी पड़ी कि एसवीबी मतलब वो सिलिकॉन वैली बैंक जो अमेरिका की 16वीं बड़ी बैंक है, हम नहीं। हम सही तरीके से जा रहे हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे है। जिंदगी में कभी किसी ने सोचा था कि भारत की सबसे छोटी बैंक को अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक गिरने की इतनी मुश्किलें आ सकती हैं? बस यही भारतीय बैंकिंग सिस्टम का प्रमाण है। वहाँ बड़ी बड़ी बैंक गिर रही है, हमारे यहाँ पे छोटी सी छोटी बैंक भी अच्छी तरह चल रही है। क्या? और इसके पीछे बहुत सारा प्रयास किया गया है। फ़ोन बैंकिंग बंद किया गया, ट्रांसपेरेंसी लाई गई, आरबीआई ने डिस्क्लोजर के ऊपर बहुत अच्छा एम्फसिस किया, सही टैलेंट को रिकग्नाइज किया गया, तो बैंकों का कंसोलिडेशन भी किया गया। ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर आज हम उस लेवल पे पहुंचे हैं जहां श्यामराव विट्ठल बैंक को एसवीबी गिरने की वजह से तकलीफ हो रही है। क्या बात है। वी आर now emerging as the world's fourth largest economy, the fourth largest capital market. तो अब आगे की जर्नी आपको कैसे दिखती है? सो शरद भाई, पहला तो ये माइंडसेट हटा देना चाहिए कि हम कुछ नई चीज कर रहे हैं। 1800 की सदी के पहले भारत और चाइना दुनिया की नंबर 1 या नंबर 2 इकोनॉमी रहते थे। जी। हमारा शेयर ग्लोबल जीडीपी में 25% के ऊपर था। इसीलिए फाइयान, यूएन संग भारत आए, इसीलिए कोलंबस और वास्को डी गामा भारत की खोज में निकले। हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं जहाँ पे सदियों हम लोग थे। हम दुनिया की पहली या दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था हमेशा रहे। अंग्रेजों ने 200 साल में ऐसा लूटा कि हम नीचे गिर गए, अब वापस वही जगह पे जा रहे हैं। हम कोई नई चीज नहीं इट्स आवर राइटफुल प्लेस। इट्स आवर राइटफुल प्लेस। 144 करोड़ लोग हैं, तो वहां पे पहुंचना हमारी जरूरत है। क्या बात है। आपसे इतना कुछ सीखने को मिला और आप सारी जिंदगी एक लर्नर रहे। फाइनेंशियल स्पेस आपका डोमेन रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने आपको कुछ लर्निंग्स दी फ्रॉम अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट? बहुत सारी। एक मतलब हम फाइनेंस के कितने भी डिफ़िकल्ट चीज़ को उनको समझाते हैं, चुटकियों में वो समझ जाते हैं। तो एक मतलब आपको ये सीख मिलती है कि चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट इश्यू क्यों ना हो, आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम जब भी मार्केट की बात करते हैं वह उसे कॉमन सिटीजन के साथ जोड़ पाते हैं। कहते कि उन्होंने भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल किया है, वहाँ के हर कॉमन नागरिक से वो मिले हैं। तो हम बात करते हैं मार्केट की, वो सीख लेते हैं कॉमन सिटीजन, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो आप कहीं पे भी चले जाएं, बट जो भारत का सबसे अदना से अदना नागरिक है
उसके हित की बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी चीज, जब वो सुनते हैं तो पूरा ध्यान उसके ऊपर होता है, शायद इसीलिए उन्हें सारी बातें याद रहती हैं। अब तो मतलब मैं उनके साथ जो भी मीटिंग्स हुई उसकी नोट पढ़ के जाता हूँ, बिकॉज क्योंकि कई उनको बार तो याद रहेगा। उनको याद रहेगा, मैं भूल जाता हूँ, फिर बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तब मैं वो सारी नोट पढ़ के जाता हूँ ताकि मुझे याद रहे मैंने क्या बोला था। तो ये जो ध्यान एकाग्र करके सुनना, छोटे से छोटे आदमी की बात भी सुन के उसमें से ग्रहण करना, ये चीजें हैं जो मुझे बहुत याद रहेगी। क्या बात है, अमेजिंग। विकसित भारत 2047, ये एक विजन, एक सपना, एक पावरफुल गोल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए बनाया है, देश के समक्ष रख दिया है। आप जब इसे देखते हैं तो आपको 2-3-4 क्या चीजें दिखती हैं भारत में होते हुए इन द कमिंग ईयर्स? सो किसी भी देश ने आज तक विकसित हासिल नहीं किया है जब तक उन्होंने एक्सपोर्ट्स नहीं किया। चाहे जापान हो, चाइना हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, ताइवान हो, ये सारे देश तब विकसित बन पाए जब उन्होंने एक्सपोर्ट्स हासिल किया। हम सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में तो काफ़ी आगे हैं, गुड्स एक्सपोर्ट में आज भी पीछे हैं। तो एक हमें एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स आप तब कर पाएंगे जब आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो दूसरे लोगों को चाहिए। दैट मीन्स आपको अच्छी चीज़ें बनानी पड़ेगी, सस्ते दाम पे बनानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, टैलेंट को हमने सपोर्ट किया है, कैपिटल अवेलेबल है, लेकिन जब तक R&D में निवेश नहीं करेंगे तब तक अच्छी और सस्ती चीज़ें कैसे बना पाएंगे। तो अब सरकार ने 1 लाख करोड़ का R&D फंड बनाया है, जिसके तहत वह लोगों को सपोर्ट करेगी R&D के लिए, इनोवेशन के लिए। दूसरा, उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन किया है ताकि अलग अलग जगह पे जो रिसर्च हो रही है उसका एक कोऑर्डिनेशन हो सके, लोग एक दूसरे से सीख पाए। तीसरा, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। तो ये जो R&D में निवेश होगा उसके तहत हम एक्सपोर्ट पावर हाउस बन पाएंगे और एक्सपोर्ट करके हम विकसित भारत की राह पे आगे बढ़ेंगे। क्या बात है। अब थोड़ा सा हमारे यंग ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो पहला सवाल यह है, young people often want to make quick returns. For someone who's never invested before, is there a simple hack to avoid beginner mistakes? गलतियां करिए, खाली गलतियां दोहराइए मत। सेकंड, दूसरों की गलती से सीखना मिले तो बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली आपको क्विक मनी एडिक्ट नहीं बनना है, आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना है। और पैसा बनाने के 4 नियम हैं। एक, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स को मत फॉलो करिए, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंस को फॉलो करिए, बचत की आदत डालिए। सेकंड, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए। जल्दी का काम शैतान का, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। और चौथा, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो एक असेट एलोकेशन पे फोकस करिए ताकि आपका कुछ पैसा डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, सोना चांदी में लगा रहे। और अगर ये सारी चीज़ें आपकी समझ के बाहर हैं तो म्यूचुअल फंड के पास एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होते हैं, उसमें फंड मैनेजर आपके लिए डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल में एलोकेशन करते हैं। उसके ऊपर आप पैसा डाल के भूल जाइए। क्या बात है। आई एम एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट सैलरी सून। What is the smartest way to divide it between saving, spending and investing? हालांकि आपने इसका आंसर दिया था, but maybe you should always save something and then more importantly invest for long term. Excellent. Can you share a small but powerful financial hack that has the biggest long-term impact? See, बिरबल की खिचड़ी है, उसे पकने में समय लगता है। ये 2 मिनट की मैगी नहीं है। 2 मिनट की मैगी खाएंगे वो एक अलग टेस्ट है। ये बिरबल की खिचड़ी है, पकने में समय लगेगा। देयर इज नो हैक,
देयर इज ओनली डिसिप्लिन. वॉरेन बफे को किसी ने पूछा था कि वॉरेन बफे, आपने तो इतनी बातें लोगों को समझाई है, आपके बारे में इतनी किताबें लिखी गई हैं, तो फिर भी दूसरा वॉरेन बफे क्यों पैदा नहीं हुआ? जी. क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने छुपा के रखी हैं? तो वॉरेन बफे ने कहा कि भाई, मेरे पास जो भी ज्ञान है मैंने सबको दे दिया है, मेरे पास कोई ऐसी तरकीब नहीं है. तो फिर दूसरा वॉरेन बफे क्यों पैदा नहीं हुआ? ऐसे लोगों के पास वॉरेन बफे जितना संयम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है. ये बिरबल की खिचड़ी है, 2 मिनट की मैगी नहीं है. क्या बात है. Awesome. Now it's time for rapid fire. One Indian reform in the last decade that has changed everything. Confidence of Indians, which has come because of multiple reforms. Excellent. DMAT boom or the banking revival? What excites you most? Banking revival. One word to describe India's economic awakening. We are going back where we belong. One Indian value that should guide our economy. Vasudhaiva Kutumbakam. What is one financial habit every Indian should build early? Be a regular investor, be a long-term investor. 3 power habits that keep you grounded. Difficult to say, but मार्केट में जब भी गुरूर किया है, बड़ी जोर से गिरते हैं. तो इतनी बार गिरे हैं कि अब हम्बलनेस आ गई है. सिखा दी है मार्केट ने. मार्केट ने सिखा दिया है. Beautiful. If I'm not working, I will most probably be. Like, I'm influenced by my wife, and she was a very, very respected professor. So the second choice will be teaching. Now, whether it's school, college, or something else, I don't know, but something in the field of education. In the field of education. One book every young Indian investor should read. At my age, I'll say Bhagavad Gita. Investment is as much about psychology as it is about technicals and fundamentals. And there's no better book than Bhagavad Gita to understand psychology of people. A film that you absolutely love. I enjoyed lots of movies, but Sholay, Anand, and Jaane Bhi Do Yaro, these are the 3 names which come immediately. And this, a lot of people wanted me to ask, your favorite Indian cricketer? For me, again, there are multiple cricketers who are favorite, but in our generation, Kapil Dev was the idol. Superb. I'll conclude by requesting you to give one message to our young audience on how they should conduct their life and how to navigate the markets. So, बहुत साल पहले जॉन एफ कैनेडी का एक डायलॉग था, Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country. We all have to be such a good citizen that India becomes proud of us. Nilesh bhai, it was an absolute delight to be in conversation with you. बहुत मजा आया आपसे बात करके. दिल खोल के आपने अपने जीवन को रख दिया हमारे सामने और इतना कुछ सीखने को मिला. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for having me here. Thank you. Thank you.